सोचिए, बादशाह अकबर ने दरबार में खड़े होकर बीरबल से कहा, बिना तोले 200 ऊंटों का वजन बता दो। पूरा दरबार सन्न रह गया। तराजू नहीं, हिसाब नहीं, सिर्फ दिमाग। अब सवाल यह है, क्या बीरबल सच में ये नामुमकिन काम कर पाया? और अगर हां, तो कैसे? जानिए इस अद्भुत बुद्धि की कहानी सिर्फ द वर्ल्ड हिस्ट्री पर। आगरा के किले में उस दिन कुछ अलग ही चहल पहल थी। दीवाने खास में रेशमी पर्दे लहरा रहे थे, सोने चांदी के खंभे चमक रहे थे और दरबारियों की आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे, पर उनकी आंखों में आज शरारत की चमक थी। उन्होंने धीरे से बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की एक और परीक्षा लेने का मन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि जब अकबर इस लहजे में बोलते हैं तो कोई अनोखी चुनौती जरूर आने वाली है। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए आदेश है। अकबर ने संकेत किया और दरबार के बाहर से ऊंटों की लंबी कतार भीतर लाई गई। 1, 2, 10 नहीं, पूरे 200 ऊंट। ऊंटों के गले में घुंघरू बंधे थे, जिनकी आवाज से पूरा दरबार गूंज उठा। दरबारी हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने ऊंटों की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, इन 200 ऊंटों का कुल वजन बताओ। न किसी तराजू का इस्तेमाल, न किसी ऊंट को तोलना, बस अपने दिमाग से। ये सुनते ही कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे। किसी ने धीमे से कहा, अब तो बीरबल भी फंस गया। किसी और ने सोचा, 200 ऊंटों का वजन बिना तोले, ये कैसे मुमकिन है? बीरबल कुछ पल शांत खड़े रहे। उन्होंने ऊंटों को ध्यान से देखा, उनकी चाल, उनकी सांसें, उनके कंधों की ऊंचाई, उनके पेट का फैलाव। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। दरबारियों को लगा कि शायद आज पहली बार बीरबल असमंजस में है। अकबर ने हंसते हुए कहा, क्यों बीरबल, आज जरा मुश्किल पड़ गई? बीरबल ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समय चाहिए। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और दरबार से बाहर चले गए। ये देखकर दरबारियों की बेचैनी और बढ़ गई। कुछ को लगा कि बीरबल हार मान गए हैं, तो कुछ को भरोसा था कि वो जरूर कोई अनोखा उपाय ढूंढ लाएंगे। कुछ समय बाद बीरबल वापस आए। उनके साथ कुछ सिपाही थे और उन्होंने एक बड़ा सा कागज और स्याही मंगवाई। बीरबल ने कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। दरबार में सन्नाटा था, सिर्फ कलम की आवाज सुनाई दे रही थी। लिखते लिखते बीरबल ने सिर उठाया और अकबर की ओर देखकर बोले, जहां पनाह, क्या मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? अकबर ने सिर हिलाया। पूछो। बीरबल बोले, क्या शाही अस्तबल में ऊंटों को रोज चारा दिया जाता है? अकबर मुस्कुराए। ये भी कोई पूछने की बात है, जाहिर है दिया जाता है। और क्या हर ऊंट के लिए चारे की मात्रा तय होती है? बीरबल ने अगला प्रश्न किया। हाँ, अकबर ने उत्तर दिया, हर ऊंट की उम्र और ताकत के हिसाब से। बीरबल ने कागज पर कुछ और लिखा और फिर बोले, जहां पनाह, क्या इन ऊंटों का रोज का चारा तौला जाता है? इस बार अकबर थोड़ा चौंके, फिर बोले, हाँ, तौला जाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही उत्तर की कुंजी है। अब दरबारियों की आंखें फैल गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चारे का ऊंटों के वजन से क्या संबंध है। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहां पनाह, एक ऊंट अपने शरीर के वजन के हिसाब से ही भोजन करता है। वर्षों के अनुभव से अस्तबल के कर्मचारी जानते हैं कि किस ऊंट को कितना चारा चाहिए। अगर हम इन 200 ऊंटों के एक दिन के कुल चारे की मात्रा जान लें तो हम उनके कुल वजन का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ ऊंट सामान्यतः अपने वजन का एक निश्चित हिस्सा ही रोज भोजन करता है। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि अस्तबल से 200 ऊंटों के एक दिन के चारे का कुल हिसाब लाया जाए। थोड़ी देर बाद सिपाही वापस आए और उन्होंने संख्या बता दी। बीरबल ने बिना किसी हड़बड़ी के गणना की। फिर उन्होंने कागज अकबर के सामने रख दिया और बोले, जहां पनाह, इन 200 ऊंटों का कुल वजन यही है। अकबर ने कागज देखा, फिर अस्तबल की मुखिया को बुलाया और उससे पुष्टि करवाई। थोड़ी देर की जांच पड़ताल के बाद अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने दरबार की ओर देखकर कहा, बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तराजू की मोहताज नहीं होती। पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। वही दरबारी जो थोड़ी देर पहले बीरबल पर हंस रहे थे, अब उनकी चतुराई के कायल हो चुके थे। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरी चुनौती पूरी की, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि ज्ञान और अनुभव से असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, ये सब आपके दरबार की सीख और आपके विश्वास का परिणाम है।
उस दिन के बाद दरबार में ये कहानी लंबे समय तक सुनाई जाती रही कि कैसे बीरबल ने बिना तोले 200 ऊंटों का वजन बता दिया। और फिर एक बार अकबर के दरबार में बुद्धि की विजय हुई। अकबर के चेहरे पर प्रसन्नता तो थी, पर उनकी आंखों में अभी भी चुनौती की चमक बाकी थी। दरबार शांत हो चुका था, मगर अकबर जानते थे कि बीरबल की बुद्धि को पूरी तरह परखना अभी बाकी है। उन्होंने सिंहासन से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, बीरबल, तुमने 200 ऊंटों का वजन बिना तोले बता दिया। ये सचमुच काबिले तारीफ है, लेकिन क्या ये केवल अनुमान था या इसमें कोई और रहस्य भी छिपा है? दरबारियों के कान खड़े हो गए। सबको लगा कि शायद अकबर फिर से बीरबल को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धि में रहस्य नहीं होता, केवल समझ होती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि ऊंटों को यमुना नदी के किनारे ले जाया जाए। दरबार से बाहर निकलते ही सब लोग नदी की ओर बढ़े। धूप हल्की थी, हवा ठंडी चल रही थी और यमुना शांति से बह रही थी। अकबर ने ऊंटों की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, अब इन ऊंटों को नदी पार कराओ और बिना किसी गिनती के बताओ कि क्या इनका वजन पहले जितना ही है या बदल गया है। दरबारियों को ये बात और भी अजीब लगी। किसी ने मन ही मन सोचा, अब वजन कैसे बदल सकता है? तो किसी ने कहा, ये तो बेवजह की उलझन है। बीरबल ने ऊंटों को नदी में उतारने का आदेश दिया। जैसे ही ऊंट पानी में उतरे, कुछ देर बाद वे नदी पार कर दूसरी ओर खड़े हो गए। उनके पैरों से पानी टपक रहा था, शरीर भीगा हुआ था और कुछ ऊंट पानी पी चुके थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, अब बताओ बीरबल, क्या इन 200 ऊंटों का वजन वही है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, नहीं जहांपनाह, अब इनका वजन बढ़ गया है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। बढ़ गया? बिना तोले ये कैसे कह सकते हो? बीरबल ने नदी की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, ज्ञान केवल गणना में नहीं, प्रकृति को समझने में भी है। ऊंट जब नदी में उतरे तो उनके शरीर में पानी समा गया। कुछ ने पानी पिया, कुछ के बालों में पानी भर गया, इसलिए उनका वजन पहले से अधिक हो गया है। अकबर कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने ऊंटों के देखरेख करने वाले सिपाहियों से पूछा कि क्या ऊंटों ने पानी पिया है? अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब समझ में आया कि तुम सिर्फ संख्या नहीं देखते, हालात भी पढ़ते हो। लेकिन अकबर की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अचानक कहा, बीरबल, मान लो कि कल इन ऊंटों को आधा चारा दिया जाए और आज से कम पानी मिले, तब क्या उनका वजन घटेगा? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, शरीर उसी चीज से बनता है जो उसे मिलती है। चारा कम होगा, पानी कम होगा तो वजन घटेगा, पर अगर मनुष्य की बुद्धि बढ़े तो उसका मूल्य कभी कम नहीं होता। यह सुनकर दरबारियों के चेहरों पर गंभीरता आ गई। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, आज तुमने हमें ऊंटों के वजन से ज्यादा जीवन का वजन समझा दिया। दरबार वापस लौटते समय अकबर के कदम धीमे थे, वे सोच में डूबे थे। दीवाने खास पहुंचकर उन्होंने ऐलान किया, आज से बीरबल न केवल हमारे मंत्री हैं, बल्कि हमारे गुरु भी हैं। पूरा दरबार जहांपनाह की जय से गूंज उठा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, गुरु वही होता है जो हर दिन कुछ नया सीखता रहे। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में जब भी कोई कठिन प्रश्न उठता, लोग कहते, इसका उत्तर तराजू में नहीं, बीरबल की बुद्धि में मिलेगा। और 200 ऊंटों की ये कथा अकबर के राज्य में समझ और विवेक की मिसाल बन गई। अकबर ने दरबार की सभा विसर्जित कर दी थी, लेकिन बीरबल की परीक्षा उनके मन में अभी भी जारी थी। उस रात यमुना के किनारे की घटना बार बार उनके स्मरण में आ रही थी। अकबर जानते थे कि बुद्धि केवल सवाल हल करने में नहीं, बल्कि कठिन समय में सही निर्णय लेने में प्रकट होती है। अगली सुबह उन्होंने एक नया आदेश जारी किया। सूरज निकलते ही पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि 200 ऊंटों को अगले 7 दिनों तक शाही अस्तबल में बिना किसी तराजू के संभाला जाएगा और उनका भार घटे या बढ़े, इसका हिसाब बीरबल को रखना होगा। ये सुनते ही दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। सबको लगा कि ये काम तो असंभव है, क्योंकि बिना तोले रोज रोज वजन का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। बीरबल शांत भाव से अस्तबल पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ऊंटों के रखवालों को बुलाया और उनसे उनकी आदतों के बारे में पूछा। कौन सा ऊंट ज्यादा पानी पीता है, कौन कम चारा खाता है, कौन तेज चलता है और कौन सुस्त रहता है। रखवाले हैरान थे कि बीरबल वजन की जगह व्यवहार पर सवाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। पहले ही दिन बीरबल ने देखा कि कुछ ऊंट धूप में ज्यादा खड़े रहते हैं, कुछ छांव ढूंढ लेते हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सब ऊंटों को बराबर समय धूप और छांव में रखा जाए।
दूसरे दिन उन्होंने पानी की हौद बदलवाई और तीसरे दिन चारे की मात्रा में हल्का सा फेरबदल करवाया। दरबारी समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब वजन से कैसे जुड़ा है। 7वें दिन अकबर स्वयं अस्तबल पहुंचे। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब बताओ, इन 200 ऊंटों का कुल वजन पहले से बढ़ा है या घटा? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पना, वजन घटा नहीं, संतुलित हुआ है। अकबर चौंक गए। संतुलित, ये क्या अर्थ हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, जब किसी जीव को सही मात्रा में भोजन, पानी और आराम मिलता है तो उसका शरीर अपने आप संतुलन बना लेता है। कुछ ऊंटों का वजन पहले ज्यादा था, कुछ का कम। अब सब अपनी सही स्थिति में आ गए हैं। कुल वजन लगभग वही है, लेकिन उसका बंटवारा बदल गया है। अकबर ने अस्तबल के मुखिया को बुलाकर जांच करवाई। अनुभवी रखवालों ने भी स्वीकार किया कि ऊंट अब पहले से ज्यादा स्वस्थ और फुर्तीले लग रहे थे। कोई कमजोर नहीं दिख रहा था और ना ही कोई भारीपन से परेशान। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धि गिनती में नहीं, संतुलन में है। दरबार में लौटकर अकबर ने सबके सामने घोषणा की, आज से हमारे राज्य में हर काम केवल नाप-तौल से नहीं, समझ-बूझ से होगा। जैसे बीरबल ने ऊंटों का वजन बिना तोले समझ लिया, वैसे ही हमें प्रजा के सुख दुख को बिना आंकड़ों के महसूस करना होगा। ये सुनकर दरबारी नतमस्तक हो गए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, जब राजा समझदार होता है तो राज्य अपने आप मजबूत हो जाता है। उस दिन 200 ऊंटों की कहानी केवल एक चुनौती नहीं रही, बल्कि अकबर के राज्य में विवेक, संतुलन और सही निर्णय की मिसाल बन गई। लोग आज भी कहते हैं कि बीरबल ने न सिर्फ ऊंटों का वजन समझा, बल्कि जीवन का भार भी बुद्धि से हल्का कर दिया। आगरा के किले में 200 ऊंटों की कहानी अब केवल एक चुनौती नहीं रह गई थी, वो पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थी। बाजारों में, सरायों में, गांवों की चौपालों पर लोग कहते थे कि अकबर के दरबार में एक ऐसा मंत्री है जो बिना तोले वजन बता देता है और बिना बोले मन की बात समझ लेता है। लेकिन अकबर जानते थे कि असली परीक्षा प्रशंसा के बाद शुरू होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तभी उसकी बुद्धि को सबसे अधिक खतरा होता है। एक दिन अकबर ने गुप्त रूप से कुछ दरबारियों को बुलाया। इनमें वे लोग भी थे जो भीतर ही भीतर बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि 200 ऊंटों की इस कहानी को एक अंतिम कसौटी पर परखा जाए। अगर बीरबल इस बार भी सफल रहा तो मैं मान लूंगा कि उसकी बुद्धि केवल तर्क नहीं, दूरदृष्टि है। दरबारियों के चेहरों पर चालाक मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा कि अब उन्हें मौका मिल गया है। उन्होंने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो बाहर से साधारण लेकिन भीतर से अत्यंत जटिल थी। अगली सुबह अकबर ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, बीरबल, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। इन 200 ऊंटों को हमारे साम्राज्य के 4 अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। हर जगह का मौसम अलग होगा, चारा अलग होगा, पानी अलग होगा। 15 दिनों बाद बिना किसी ऊंट को देखे, बिना किसी अस्तबल के हिसाब को छुए, तुम्हें बताना होगा कि इन सभी ऊंटों का कुल वजन पहले से बढ़ा है, घटा है या समान है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। ये चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन थी। अब ना तो ऊंट सामने होंगे, ना रखवाले, ना चारे का हिसाब, केवल कल्पना और बुद्धि का सहारा। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की। उन्होंने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर कहा, जहांपना, आपकी आज्ञा सिर माथे। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार बीरबल असफल होगा। ऊंटों को 4 दिशाओं में भेज दिया गया। कुछ रेगिस्तान की ओर, जहां धूप आग उगलती थी, कुछ पहाड़ी इलाकों में जहां ठंड और चढ़ाई थी, कुछ हरे भरे मैदानों में और कुछ नदी के किनारे नम वातावरण में। दिन बीतते गए। बीरबल ना तो अस्तबल गए, न किसी से पूछताछ की। वे सामान्य दिनों की तरह दरबार में आते, अकबर के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा करते और फिर शांत भाव से लौट जाते। ये देखकर विरोधी दरबारी और अधिक आश्वस्त हो गए कि बीरबल को कुछ भी पता नहीं। 15वें दिन अकबर ने विशेष सभा बुलाई। पूरे दरबार में उत्सुकता थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, अब बताओ बीरबल, इन 200 ऊंटों का कुल वजन क्या हुआ? बीरबल आगे बढ़े। उनका स्वर शांत था, चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, जहांपना, इन 200 ऊंटों का कुल वजन न तो पूरी तरह बढ़ा है, न पूरी तरह घटा है, पर पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी हंस पड़े। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और पूछा, ये कैसे निश्चित हो बीरबल? बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, मैंने ऊंटों को नहीं देखा, लेकिन मैंने परिस्थितियों को देखा।
रेगिस्तान में गए ऊंटों का वजन कुछ घटा होगा क्योंकि वहां पानी और हरियाली कम है। पहाड़ों में गए ऊंटों ने मेहनत ज्यादा की होगी, इसलिए वहां भी कुछ कमी आई होगी। लेकिन जो ऊंट हरे मैदानों और नदी के किनारे गए, वहां चारा प्रचुर था, पानी भरपूर था, आराम भी अधिक था। वहां वजन बढ़ना निश्चित था। उन्होंने एक क्षण रुककर कहा, जहां पनाह, जब मैं इन चारों परिस्थितियों को जोड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि बढ़त वाले ऊंटों की संख्या और उनका लाभ कमी वाले ऊंटों की कमी से थोड़ा अधिक है, इसलिए कुल वजन थोड़ा बढ़ा है। अकबर ने तुरंत दूतों को भेजकर चारों क्षेत्रों से वास्तविक जानकारी मंगवाई। कई घंटों बाद जब रिपोर्ट आई तो दरबार स्तब्ध रह गया। ऊंटों का कुल वजन सचमुच पहले से थोड़ा अधिक था। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि आंखों से नहीं, दृष्टि से देखती है। लेकिन अकबर यहीं नहीं रुके। उन्होंने दरबार से बाहर निकलते हुए बीरबल को अपने साथ चलने का संकेत दिया। दोनों शाही बगीचे में पहुंचे। वहां अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि मैंने ये सब क्यों किया? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, शायद आप ये देखना चाहते थे कि मैं घमंड में तो नहीं आ गया। अकबर मुस्कुराए, हाँ, और ये भी कि क्या तुम समझते हो कि शासन केवल आंकड़ों से चलता है या समझ से? अकबर ने आगे कहा, 200 ऊंटों की ये कहानी मेरे लिए ऊंटों से ज्यादा मेरे राज्य की प्रजा का प्रतीक थी। कोई रेगिस्तान में है, कोई पहाड़ में, कोई नदी के किनारे। अगर मैं सबको एक ही नजर से तौलूं तो न्याय नहीं होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपने आज मुझे राजा होने का अर्थ समझा दिया। अगले दिन अकबर ने एक नया फरमान जारी किया। उसमें लिखा था कि अब किसी भी प्रांत की स्थिति का मूल्यांकन केवल कर और उपज से नहीं होगा, बल्कि वहां की जलवायु, मेहनत और कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह फरमान पूरे साम्राज्य में फैल गया। लोगों ने कहा कि 200 ऊंटों की चुनौती से एक नया शासन जन्मा है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद अकबर बीमार पड़ गए। दरबार सूना था। मंत्री चिंतित थे। बीरबल रोज उनके पास जाते और शांत स्वर में बातें करते। एक दिन अकबर ने कमजोर आवाज में कहा, बीरबल, अगर मैं ना रहूं तो मेरे राज्य का भार कौन उठाएगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने अपने राज्य को ऐसा बना दिया है कि अब उसका भार अकेले किसी के कंधों पर नहीं है। हर प्रजा, हर अधिकारी उसका हिस्सा है। अकबर की आंखों में संतोष झलक आया। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो। जैसे 200 ऊंटों का वजन एक ऊंट नहीं उठाता, वैसे ही राज्य का भार एक व्यक्ति नहीं उठाता। कुछ दिनों बाद अकबर स्वस्थ हो गए। दरबार फिर से गुलजार हुआ। लेकिन अब दरबार में केवल चुनौतियां नहीं होती थीं, वहां सीख होती थी। बरसों बाद जब अकबर की मृत्यु हुई तो इतिहासकारों ने लिखा कि उनके शासन की नींव केवल तलवार पर नहीं, बुद्धि पर थी। और इस बुद्धि का प्रतीक थी 200 ऊंटों की वो अनोखी चुनौती, जिसमें बिना तोले वजन बताया गया और बिना बोले जीवन का सत्य समझाया गया। आज भी जब ये कहानी सुनाई जाती है तो लोग समझते हैं कि असली ज्ञान वो नहीं जो तराजू से नापा जाए, बल्कि वो है जो परिस्थितियों को तौलना सिखा दे। और यही थी बीरबल की सबसे बड़ी जीत। आगरा का किला उस सुबह कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा था। लाल पत्थरों की दीवारें वही थीं, दरबार के स्तंभ वही थे, पर वातावरण में एक गहरी गंभीरता घुली हुई थी। 200 ऊंटों की चुनौती अब इतिहास बन चुकी थी, लेकिन उसके प्रभाव ने पूरे साम्राज्य की सोच बदल दी थी। अकबर अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके निर्णयों में पहले से अधिक धैर्य, गहराई और मानवीय दृष्टि आ चुकी थी। और इस परिवर्तन के केंद्र में था बीरबल। परंतु हर परिवर्तन अपने साथ विरोध भी लाता है। दरबार में कुछ ऐसे अमीर और सूबेदार थे जिनकी शक्ति केवल आंकड़ों, करों और डर पर टिकी हुई थी। उन्हें बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से भय लगने लगा था। वे समझ चुके थे कि यदि राजा ने पूरी तरह विवेक और संतुलन का मार्ग अपना लिया तो उनकी मनमानी समाप्त हो जाएगी। एक रात गुप्त रूप से एक सभा बुलाई गई। दिए की मध्यम रोशनी में कुछ चेहरे दिखाई दे रहे थे, नजरें तीखी, मन में षड्यंत्र। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, 200 ऊंटों की कहानी ने बीरबल को संत बना दिया है। अगर ये यूं ही चलता रहा तो कल राजा हमें तराजू नहीं, आत्मा से तौलने लगेंगे। दूसरे ने कहा, हमें बीरबल की बुद्धि को नहीं, उसकी विश्वसनीयता को तोड़ना होगा। योजना तैयार हुई। इस बार चुनौती अकबर की ओर से नहीं, परिस्थितियों की ओर से आने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद साम्राज्य के पूर्वी प्रांत से समाचार आया कि वहां भीषण अकाल पड़ा है। खेत सूख चुके हैं, कुएं खाली हैं, लोग भूख से व्याकुल हैं।
पर उसी प्रांत से कर वसूली का समय भी आ पहुंचा था। दरबार में ये प्रश्न उठा कि क्या कर माफ किया जाए या नहीं। अकबर ने तुरंत सभा बुलाई। सभी मंत्री उपस्थित थे। सूबेदारों ने अपने अपने हिसाब पेश किए। किसी ने कहा कि अगर कर माफ किया गया तो शाही खजाना खाली हो जाएगा। किसी ने कहा कि अगर कर नहीं लिया गया तो अन्य प्रांत भी यही मांग करेंगे। अकबर ने अंत में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल कुछ पल चुप रहे। उन्होंने आंखें बंद की, जैसे दूर कहीं उस अकालग्रस्त भूमि को देख रहे हों। फिर बोले, जहां पना, ये प्रश्न कर का नहीं, भार का है। दरबार चौंक गया। बीरबल ने कहना जारी रखा, जैसे आपने 200 ऊंटों के भार को परिस्थितियों से तौला था, वैसे ही इस प्रांत को भी तौलना होगा। वहां की भूमि रेगिस्तान बन चुकी है। वहां के लोग पहले ही अपने शरीर का वजन खो चुके हैं। अगर हम उन पर कर का और भार डालेंगे तो वे टूट जाएंगे। एक मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, पर राज्य का नियम सबके लिए एक समान होता है। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, नियम समान हो सकते हैं, पर परिस्थितियां समान नहीं होती। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। तभी एक दूत भीतर आया और बोला कि उसी प्रांत में कुछ किसानों ने कर न देने का विरोध किया है। यह सुनते ही विरोधी दरबारियों को अवसर मिल गया। एक ने कहा, जहां पनाह, ये विद्रोह की शुरुआत है। अगर अभी कठोर निर्णय नहीं लिया गया तो अराजकता फैल जाएगी। अकबर ने पहली बार कठोर स्वर में पूछा, बीरबल, अब क्या कहोगे? बीरबल आगे बढ़े, जहां पनाह, विद्रोह भूख से जन्म लेता है, लालच से नहीं। अगर पेट भरा होता तो कोई राजा से मुंह न मोड़ता। अकबर ने उसी क्षण निर्णय लिया। पूर्वी प्रांत का कर इस वर्ष माफ किया जाता है, साथ ही शाही भंडार से अनाज भेजा जाएगा। सभा विसर्जित हुई, पर षड्यंत्रकारियों के मन में आग जल उठी। कुछ महीनों बाद वही प्रांत हरा भरा होने लगा। लोगों ने अकबर को दुआएं दी, पर उसी समय दरबार में अफवाह फैलाई गई कि बीरबल ने जानबूझकर खजाने को नुकसान पहुंचाया है। कहा गया कि भविष्य में इससे साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। अकबर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीज बोया जा चुका था। एक दिन अचानक अकबर ने घोषणा की कि वे एक यात्रा पर निकलेंगे, साधारण वेश में, बिना किसी पहचान के। केवल बीरबल उनके साथ होंगे। ये सुनकर बीरबल समझ गए कि ये केवल यात्रा नहीं, एक और परीक्षा है। दोनों रात के अंधेरे में किले से निकले। गांवों से गुजरते हुए उन्होंने लोगों से बातें की। किसी ने अकबर को पहचाना नहीं, पर सबने राजा की प्रशंसा की। किसी ने कहा, हमारा बादशाह ऊंटों का वजन बिना तोले जान लेता है, इसलिए इंसानों का दर्द भी बिना कहे समझ लेता है। ये सुनकर अकबर की आंखें भर आईं। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेला बैठा था। उसके पास न खेत था न परिवार। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतने अकेले क्यों हो? बुजुर्ग बोला, मैं राज्य के बीच हूं, पर फिर भी अकेला हूं, क्योंकि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी दरबार में अपनी बात रखी? बुजुर्ग हंसा, दरबार में तो वही बोल सकता है जिसके पास वजनदार शब्द हों। अकबर चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब भी बहुत कुछ अधूरा है। वापसी पर अकबर ने एक नया आदेश जारी किया। अब हर महीने राजा स्वयं साधारण लोगों से मिलने का समय देंगे, बिना औपचारिकता, बिना डर। ये आदेश सुनकर विरोधी दरबारी समझ गए कि अब बीरबल को हटाना आसान नहीं। अंतिम षड्यंत्र रचा गया। दरबार में ये आरोप लगाया गया कि बीरबल ने 200 ऊंटों की चुनौती के समय कुछ गुप्त हिसाब पहले से मंगवा लिया था, यानी उनकी बुद्धि नहीं, जानकारी काम आई थी। अकबर ने पहली बार बीरबल को कटघरे में खड़ा किया। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या ये सच है? दरबार की सांसें थम गईं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पना, अगर मेरी बुद्धि पर शक है तो मैं आज भी परीक्षा देने को तैयार हूं। अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, मुझे राज्य के सबसे कठिन प्रश्न पर छोड़ दीजिए, ऐसे प्रश्न पर जहां ना ऊंट होंगे, ना चारा, ना आंकड़े। अकबर ने कहा, प्रश्न यही है, राजा का असली भार क्या होता है? पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल ने उत्तर दिया, राजा का असली भार उसका ताज नहीं, उसकी प्रजा का विश्वास होता है। अगर वो विश्वास टूट जाए तो चाहे खजाना भरा हो, राज्य खोखला हो जाता है। अकबर सिंहासन से उतर आए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। आज तुमने आखिरी चुनौती भी जीत ली, अकबर बोले, और आज से कोई तुम्हारी बुद्धि पर प्रश्न नहीं उठाएगा। विरोधी दरबारी नतमस्तक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्वयं को नहीं, सत्य को आगे रखता है। बरसों बाद जब अकबर वृद्ध हो गए तो उन्होंने एक दिन बीरबल से पूछा,
अगर मेरी जगह कोई और राजा होता तो क्या तुम उसे भी यही सिखाते? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैं राजा को नहीं, इंसान को सिखाता। और यही था 200 ऊंटों की कहानी का अंतिम सत्य। ये कहानी केवल ऊंटों के वजन की नहीं थी। ये कहानी थी निर्णय के भार की, करुणा के संतुलन की और उस बुद्धि की जो तराजू से नहीं, विवेक से तौलती है। और जब तक ऐसे राजा और ऐसे बीरबल धरती पर जन्म लेते रहेंगे, तब तक इतिहास केवल युद्धों का नहीं, समझ का भी होगा। आगरा का किला अब पहले जैसा नहीं रहा था। बाहर से देखने पर वही ऊंची दीवारें, वही बुर्ज, वही प्रहरी दिखाई देते थे, पर भीतर से वो किला बदल चुका था। अब वहां केवल सत्ता नहीं, समझ का निवास था। 200 ऊंटों की कहानी अकबर और बीरबल के बीच एक चुनौती से बढ़कर एक दर्शन बन चुकी थी। पर इतिहास गवाह है कि हर दर्शन की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब समय स्वयं प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है। समय ने भी देर नहीं की। अकबर अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां शरीर साथ देता है, पर हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता था। उनकी आंखों की चमक अभी भी वैसी ही थी, पर उनमें अब अनुभव की गहराई थी। बीरबल ये सब देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि आने वाला समय केवल बुद्धि की नहीं, धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। एक दिन अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। वहां कोई दरबारी नहीं था, कोई सिपाही नहीं था, केवल 2 कुर्सी हैं, बीच में एक दिया जल रहा था। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि राजा का सबसे कठिन निर्णय कौन सा होता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सबसे कठिन निर्णय वो होता है जिसमें राजा को अपने बाद के समय के बारे में सोचना पड़े। अकबर की आंखें भर आईं। तुम मेरे मन की बात पढ़ लेते हो, जैसे हमेशा पढ़ते आए हो। कुछ दिनों बाद अकबर बीमार पड़ गए। ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी। वैद्य आए, हकीम आए, दवाइयां बदली गईं, पर कमजोरी बढ़ती चली गई। पूरे साम्राज्य में चिंता की लहर दौड़ गई। लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में दुआएं मांगने लगे। दरबार स्थगित कर दिया गया, पर बीरबल हर दिन अकबर के पास जाते। वे कोई उपदेश नहीं देते, कोई नीति नहीं बताते, वे बस बैठते, कभी कभी कोई पुरानी बात याद दिला देते। एक दिन अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, क्या तुम्हें 200 ऊंटों की पहली चुनौती याद है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, वो कैसे भूल सकता हूं, वही तो सबकी जड़ है। अकबर बोले, तब मैंने तुम्हें ऊंटों का वजन तौलने को कहा था। आज मुझे लगता है कि मैंने असल में अपने राज्य का वजन तौलने की कोशिश की थी। बीरबल कुछ नहीं बोले। वे जानते थे कि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। इसी बीच दरबार में हलचल शुरू हो गई। कुछ अमीर और सूबेदार ये मान चुके थे कि अकबर अधिक समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। उत्तराधिकारी का प्रश्न हवा में तैरने लगा। कोई दारा शिकोह का नाम लेता, कोई सलीम का। हर नाम के साथ स्वार्थ जुड़ा था। बीरबल ये सब देख रहे थे, पर वे किसी चर्चा में शामिल नहीं हुए। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने एक शब्द भी गलत बोला तो वर्षों की बनाई हुई समझ टूट सकती है। एक रात बीरबल को संदेश मिला कि अकबर उन्हें तुरंत बुला रहे हैं। जब वे पहुंचे तो अकबर बहुत कमजोर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बीरबल का हाथ पकड़ लिया। बीरबल, अकबर ने कहा, अगर कल मैं न रहूं तो क्या ये राज्य उसी संतुलन पर चल पाएगा? बीरबल की आंखें नम हो गईं, पर स्वर स्थिर था। जहांपनाह, आपने इस राज्य को अपने भरोसे से नहीं, अपनी समझ से बांधा है। जब समझ फैल जाती है तो व्यक्ति चला भी जाए तो व्यवस्था रहती है। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन लोग फिर भी किसी चेहरे की तलाश करेंगे। बीरबल ने कहा, तभी तो आपने वर्षों तक चेहरों से ज्यादा सिद्धांतों को मजबूत किया है। कुछ दिनों बाद अकबर की हालत थोड़ी सुधरी। उन्होंने दरबार फिर से बुलाया। ये दरबार अलग था। कोई चुनौती नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था। अकबर ने केवल इतना कहा, आज मैं कुछ सुनना चाहता हूं। दरबारियों को आश्चर्य हुआ। अकबर ने आदेश दिया कि अलग अलग प्रांतों से साधारण लोग बुलाए जाएं। किसान, कारीगर, व्यापारी, सैनिक, विधवाएं, साधु, सब। एक एक करके लोग आए और अपनी बातें कहने लगे। कोई कर की बात करता, कोई पानी की, कोई न्याय की। अकबर ध्यान से सुनते रहे। बीरबल एक ओर खड़े थे, शांत। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम बताओ,
इन सब बातों का वजन क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इन बातों का वजन वही है जो 200 ऊंटों का था, अलग अलग पर मिलकर एक। अकबर मुस्कुराए। और क्या ये वजन मैं उठा पा रहा हूं? बीरबल ने कहा, आप अकेले नहीं उठा रहे जहां पनाह। आज ये पूरा दरबार, ये पूरी प्रजा आपके साथ उठा रही है। ये सुनकर अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद अकबर फिर बीमार पड़े और इस बार बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। वैद्यों ने हाथ जोड़ लिए। पूरा किला शोक में डूब गया। बीरबल आखिरी क्षण तक उनके पास रहे। अंतिम रात अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, अगर इतिहास मुझे याद रखे तो कैसे रखे? बीरबल ने कहा, जहां बना, इतिहास आपको उस राजा के रूप में याद रखेगा जिसने ऊंटों का वजन पूछकर इंसानों का दर्द समझा। अकबर ने हल्की सी हंसी हंसी। और तुम्हें? बीरबल बोले, मुझे उस इंसान के रूप में जिसने राजा को इंसान बने रहने में मदद की। अकबर ने आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह सूरज उगा, पर आगरा के किले में अंधेरा छा गया। अकबर नहीं रहे। पूरा साम्राज्य रोया। लोगों ने कहा, हमने एक राजा नहीं, एक पिता खो दिया। अंत्येष्टि के बाद दरबार फिर लगा, पर वातावरण भारी था। नया शासन शुरू हुआ, नए निर्णय आए, पर अकबर की छाया हर जगह थी। कुछ समय बाद नए बादशाह ने बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने मेरे पिता को महान बनाया, अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मैं किसी को महान नहीं बनाता, मैं केवल उसे सच दिखाता हूं। नए बादशाह ने पूछा, तो सच क्या है? बीरबल ने कहा, सच ये है कि राज्य का वजन कभी कम नहीं होता, बस उसे उठाने के तरीके बदलते रहते हैं। इसके बाद बीरबल ने धीरे धीरे राजनीति से दूरी बना ली। वे कभी कभी दरबार में आते, पर अधिकतर समय लोगों के बीच रहते। वे बच्चों को कहानियां सुनाते, किसानों के साथ बैठते, सैनिकों के दुख सुनते। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम इतने बड़े मंत्री होकर भी साधारण जीवन क्यों जीते हो? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि जिसने 200 ऊंटों का वजन समझ लिया, उसे अब खुद को भारी बनाने की जरूरत नहीं। बरसों बाद बीरबल भी इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनकी कहानियां जीवित रहीं। गांवों में, शहरों में माएं बच्चों को सुनाती। एक बार अकबर ने बीरबल से 200 ऊंटों का वजन बिना तोले पूछ लिया था, और हर बार कहानी का अंत यही होता कि असली बुद्धि वो नहीं जो संख्या बताए, बल्कि वो है जो जीवन का भार हल्का कर दे। यही थी 200 ऊंटों की कहानी का अंतिम अध्याय। यही थी अकबर और बीरबल की वो अमर गाथा जो समय के तराजू पर आज भी बराबर उतरती है। आगरा के किले में अकबर की मृत्यु के बाद कई वर्ष बीत चुके थे। समय ने अपने साथ बहुत कुछ बदल दिया था, पर कुछ बातें ऐसी थीं जो नहीं बदली। 200 ऊंटों की कहानी अब केवल इतिहास नहीं रही थी, वो लोक कथा बन चुकी थी। बच्चे उसे खेल खेल में सुनते, बूढ़े उसे जीवन की सीख मानते, और राजा महाराजा उसे शासन का दर्पण समझते थे। पर इस कहानी का एक अध्याय अभी अधूरा था, जो ना तो अकबर के जीवन में पूरा हुआ था और ना ही बीरबल की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ था। ये वो अध्याय था जहां बुद्धि को सत्ता के बिना और सत्ता को बुद्धि के बिना परखा जाना था। नया बादशाह गद्दी पर बैठ चुका था। वो युवा था, तेजस्वी था, पर अनुभव की कमी साफ झलकती थी। उसने शासन संभालते ही बड़े बड़े फरमान जारी किए, करों में फेरबदल किए, सेनाओं की संख्या बढ़ाई और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरबार फिर से भव्य हो गया, पर उसमें वो शांति नहीं थी जो अकबर के समय में हुआ करती थी। लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, राजा बदल गया है, पर राज्य का भार वही है। बीरबल तब तक राजनीति से लगभग अलग हो चुके थे। वे आगरा से दूर एक छोटे से आश्रम जैसे घर में रहते थे। वहां कोई वैभव नहीं था, न सोना चांदी, न सेवक चाकर, केवल कुछ पुस्तकें, कुछ बच्चे और आसपास के गांवों के लोग जो अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन अचानक शाही सवार उनके द्वार पर पहुंचे। संदेश था कि बादशाह स्वयं उनसे मिलने आ रहे हैं। ये खबर सुनकर आसपास के लोग घबरा गए। किसी ने कहा, अब भी बीरबल की बुद्धि की परीक्षा होगी।
किसी ने कहा शायद राजा उन्हें फिर से दरबार में बुलाना चाहता है। बीरबल शांत थे। उन्होंने केवल इतना कहा, जो आने वाला है उसे आने दो। अगले दिन बादशाह अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे। सोने की जड़ाऊ पोशाक, हाथियों की कतार, नगाड़ों की आवाज, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी सम्राट के आने पर होता है। पर बीरबल अपने साधारण वस्त्रों में मिट्टी के आंगन में खड़े थे। बादशाह ने उन्हें प्रणाम किया। ये दृश्य देखकर सब चकित रह गए। आपने मुझे पहचाना? बादशाह ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए। मैं चेहरे नहीं, नीयत पहचानता हूं। बादशाह कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मैं आपके पास सलाह लेने आया हूं। बीरबल ने पास रखी चटाई की ओर इशारा किया। सलाह सिंहासन पर नहीं, जमीन पर बैठकर मिलती है। बादशाह ने अपने सेवकों को दूर हटने का संकेत दिया और स्वयं जमीन पर बैठ गए। ये दृश्य इतिहास में दर्ज होने योग्य था। बादशाह ने कहा, लोग कहते हैं कि मेरे शासन में असंतोष बढ़ रहा है। मैंने कर बढ़ाए, सेना मजबूत की, फिर भी लोग खुश नहीं हैं। गलती कहाँ है? बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ देर मौन रहा, फिर बोले, आपने कभी 200 ऊंटों की कहानी सुनी है? बादशाह ने सिर हिलाया। वही कहानी जिसने मेरे पिता को महान बनाया। नहीं, बीरबल ने धीरे से कहा, वही कहानी जिसने आपके पिता को इंसान बनाए रखा। बीरबल ने आगे कहा, आप कर बढ़ाते हैं क्योंकि आपको खजाने का वजन दिखता है। आप सेना बढ़ाते हैं क्योंकि आपको सीमाओं का डर दिखता है। पर क्या आपको लोगों के मन का वजन दिखता है? बादशाह निरुत्तर हो गए। बीरबल बोले, जब अकबर ने मुझसे ऊंटों का वजन पूछा था तो उन्होंने असल में ये पूछा था कि क्या मैं परिस्थितियों को तौल सकता हूं। आपने अभी तक परिस्थितियों को नहीं, केवल परिणामों को तौला है। बादशाह ने भारी स्वर में कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल उठे और पास की नदी की ओर चल दिए। बादशाह भी उनके पीछे पीछे गए। नदी शांत बह रही थी। बीरबल ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप इस नदी पर बांध बना दें तो पानी जमा हो जाएगा, पर अगर आप हर जगह बांध बना देंगे तो नदी मर जाएगी। शासन भी ऐसा ही है। बादशाह ने पूछा, तो संतुलन कैसे आए? बीरबल ने कहा, हर प्रांत को उसके मौसम की तरह देखिए, हर व्यक्ति को उसके हालात की तरह समझिए, तब आपको तराजू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर बादशाह की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मेरे पिता कहते थे कि बीरबल राजा को सोचने पर मजबूर कर देता है। बीरबल मुस्कुराए। सोच ही सबसे बड़ी सेवा है। कुछ महीनों बाद शासन में बदलाव दिखने लगे। करों में राहत दी गई, सैनिकों को गांवों की रक्षा में लगाया गया, दरबार के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले गए। लोग कहने लगे, राजा सीख रहा है। पर हर सीख के साथ परीक्षा भी आती है। उसी वर्ष उत्तर पश्चिम सीमा पर विद्रोह की खबर आई। सेनापति ने सलाह दी कि विद्रोह को कुचल दिया जाए। दरबार में फिर वही पुरानी बहस शुरू हो गई, बल या समझ। बादशाह ने अचानक कहा, मैं बीरबल से पूछना चाहता हूं। कुछ दरबारी चौंके। किसी ने फुसफुसाकर कहा, वो तो अब मंत्री भी नहीं है। बादशाह ने दृढ़ स्वर में कहा, पर वो अब भी विवेक है। बीरबल को बुलाया गया। उन्होंने पूरी बात सुनी और फिर कहा, जहां तलवार उठे वहां पहले शब्द गिर चुके होते हैं। बादशाह ने पूछा, तो क्या मैं चुप बैठा रहूं? बीरबल ने कहा, नहीं, पहले ये जानिए कि विद्रोह क्यों उठा। क्या वहां के लोग भूखे हैं, अपमानित हैं या डर में जी रहे हैं? जांच हुई। पता चला कि वहां के सैनिकों ने ही जनता पर अत्याचार किए थे। बादशाह ने वही निर्णय लिया, दोषी सैनिकों को दंड और जनता को राहत। विद्रोह बिना युद्ध के समाप्त हो गया। यह घटना पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे, बीरबल अब दरबार में नहीं, पर राज्य की आत्मा में है। समय बीतता गया। बीरबल वृद्ध हो चले थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, आवाज धीमी हो गई थी, पर आंखों में वही चमक थी। एक दिन कुछ बच्चे उनके पास आए और बोले, बीरबल जी, क्या आप हमें 200 ऊंटों की कहानी सुनाएंगे? बीरबल हंसे। तुम हर दिन वही कहानी जीते हो, बस पहचानते नहीं। बच्चों ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जब तुम अपने बस्ते का बोझ बांट लेते हो, जब तुम किसी दोस्त का दुख समझते हो, जब तुम बिना गिने किसी की मदद करते हो, तब तुम भी ऊंटों का वजन बिना तोले समझ लेते हो। उस शाम बीरबल अकेले बैठे सूरज को डूबते देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अकबर, तुम्हारी परीक्षा अभी भी चल रही है। कुछ दिनों बाद बीरबल शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हो गए। ना कोई शोर हुआ, ना कोई भव्य अंतिम यात्रा। बस लोगों ने महसूस किया
कि जैसे किसी ने उनके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। बरसों बीते, राजवंश बदले, सीमाएं बदली, इतिहास के पन्ने पलटे, पर 200 ऊंटों की कहानी नहीं बदली। क्योंकि वो कहानी ऊंटों की नहीं थी, वो कहानी थी निर्णयों के भार की, करुणा के संतुलन की और उस बुद्धि की जो बिना तोले भी सच का वजन जान ले। और जब तक मनुष्य सीखता रहेगा, तब तक कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में बीरबल मुस्कुराता रहेगा। आगरा के किले की दीवारों पर अब वही पुरानी चमक नहीं थी जो कभी अकबर के समय हुआ करती थी। समय आगे बढ़ चुका था, पीढ़ियां बदल चुकी थीं, पर 200 ऊंटों की कथा अब भी हवा में तैरती थी। लोग कहते थे, जब भी किसी राजा के सामने सबसे कठिन प्रश्न आता है, तब बीरबल की आत्मा उस प्रश्न में उतर आती है। बीरबल के देहांत को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके विचार राज्य की नसों में दौड़ रहे थे। नया बादशाह अब परिपक्व हो चुका था। वो वही युवक नहीं रहा था जो कभी शक्ति और भय के सहारे शासन करना चाहता था। अब उसके निर्णयों में ठहराव था, पर फिर भी एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसे वो स्वयं नहीं समझ पा रहा था। एक रात बादशाह नींद से चौंक कर उठा। उसने स्वप्न में देखा कि एक विशाल मैदान में 200 ऊंट खड़े हैं, लेकिन इस बार ऊंटों की जगह लोग थे। किसान, सैनिक, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, हर किसी की पीठ पर कोई ना कोई बोझ था। कोई कर का बोझ उठाए था, कोई डर का, कोई भूख का, कोई अपमान का। और मैदान के बीचों बीच बीरबल खड़े मुस्कुरा रहे थे। बादशाह ने घबरा कर पूछा, ये क्या है? बीरबल का स्वर गूंजा, ये वही चुनौती है जहां पना। 200 ऊंटों का वजन बताओ बिना तोले। बादशाह की आंख खुल गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ गया कि यह स्वप्न साधारण नहीं था। अगली सुबह उसने दरबार बुलाया, पर यह दरबार पहले जैसा नहीं था। ना वहां सोने का सिंहासन था, ना शानो शौकत। बादशाह साधारण आसन पर बैठा और बोला, आज मैं प्रश्न पूछने नहीं, उत्तर सुनने आया हूं। दरबारियों में हलचल मच गई। उसने आदेश दिया कि साम्राज्य के हर कोने से लोग बुलाए जाएं। अमीर, गरीब, व्यापारी, किसान, सैनिक, साधु, विधवाएं, अपाहिज, विद्वान, अनपढ़, सब। कई दिनों तक लोग आते रहे। दरबार एक सभा नहीं, एक जीवन चित्र बन गया। कोई अपने दुख सुनाता, कोई अपने सपने। कोई कहता मुझे न्याय चाहिए, कोई कहता मुझे बस पेट भर रोटी चाहिए। बादशाह सब सुनता रहा, ना टोका ना रोका। एक दिन एक अंधा वृद्ध लाठी टेकता हुआ आया। उसने कहा, महाराज, मैं देख नहीं सकता, पर महसूस कर सकता हूं। बादशाह ने पूछा, क्या महसूस करते हो? वृद्ध बोला, मैं महसूस करता हूं कि राज्य भारी हो गया है। यह सुनकर दरबार सन्न रह गया। बादशाह ने धीरे से पूछा, भारी किस पर? वृद्ध ने उत्तर दिया, सब पर। उसी क्षण बादशाह को बीरबल का स्वप्न याद आ गया। उसे लगा जैसे बीरबल सामने खड़े हों। उस रात बादशाह अकेले यमुना के किनारे गया। चांदनी पानी पर बिखरी हुई थी। उसने मन ही मन कहा, बीरबल, अगर तुम यहां होते तो क्या कहते? हवा चली और जैसे किसी ने उत्तर दिया, वजन बांट दो। अगले दिन इतिहास का सबसे अनोखा फरमान जारी हुआ। फरमान में लिखा था, आज से राज्य का बोझ केवल प्रजा पर नहीं होगा। आज से राजा भी कर देगा, अमीर भी देगा और शक्तिशाली भी। कर प्रणाली बदली गई। जो अधिक सक्षम थे उनसे अधिक लिया गया, जो असहाय थे उन्हें सहारा दिया गया। सैनिकों को आदेश मिला कि वे जनता के रक्षक होंगे, शासक नहीं। न्यायालयों के द्वार खुले, तेज, सस्ते और सरल। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि हर महीने एक दिन बादशाह स्वयं साधारण मनुष्य की तरह लोगों के बीच बैठेगा, न ताज न पहचान। लोगों ने इसे बीरबल दिवस कहना शुरू कर दिया। कुछ दरबारी विरोध में थे। उन्होंने कहा, इससे राजा का सम्मान घटेगा। बादशाह मुस्कुराया और बोला, जिस सम्मान को डर चाहिए वो सम्मान नहीं, बोझ होता है। समय बीतने लगा। राज्य में शांति बढ़ी, पर एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। सीमा पर एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य ने आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। सेनापति ने कहा, युद्ध के बिना सम्मान नहीं बचेगा। दरबार में वही पुरानी दुविधा, युद्ध या समझ। बादशाह ने सबकी ओर देखा और कहा, मैं 200 ऊंटों का वजन बिना तोले जानना चाहता हूं। सब चौंक गए।
बादशाह ने समझाया, युद्ध का वजन केवल हथियारों से नहीं तोला जाता, उसमें माँओं के आंसू, बच्चों का भविष्य और किसानों की जमीन भी जुड़ी होती है। उसने दूध भेजे, पर धमकी के साथ नहीं, समझ के साथ। उसने पड़ोसी राज्य से कहा, अगर हम लड़ेंगे तो दोनों हारेंगे, अगर हम समझेंगे तो दोनों जीतेंगे। लंबी बातचीत हुई, अंततः बिना युद्ध के संधि हो गई। जब यह समाचार फैला तो पूरे साम्राज्य में लोगों ने कहा, आज बीरबल फिर जीत गया। बादशाह ने उसी दिन एक सभा बुलाई। उसने कहा, आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अकेला कुछ नहीं हूं। अगर ये राज्य हल्का है तो इसलिए क्योंकि आप सबने मिलकर इसका बोझ उठाया है। उस रात बादशाह को फिर स्वप्न आया। उसने देखा, वही मैदान, वही 200 ऊंट, पर इस बार ऊंटों की पीठ खाली थी। सब स्वतंत्र खड़े थे और दूर एक वृक्ष के नीचे अकबर और बीरबल बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, अब ये राज्य सुरक्षित है। बीरबल ने कहा, क्योंकि अब यहां वजन नहीं, संतुलन है। बादशाह की नींद खुली, उसकी आंखों से आंसू बह